नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ एक ख़ास मेहमान हैं। आगे बात करने से पहले ज़रा एक सवाल पहले कि आप अपना नाम शैलजा लिखती हैं या बोलती हैं या शैलजा बोलती हैं, इसको लेकर ही कन्फ्यूजन है। हाँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं शैलजा हूँ। शुद्धिकरण ज़्यादा आप चाहें तो वो किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन मैं शैलजा। तो आपने अपना नाम लिखती हैं SELJA। होता ये है कि जब मैंने सहयोगियों को कहा रिसर्च करो, सब ने हिंदी में नाम लिखा शैलजा, क्योंकि जब हिंदी लिखते हैं तो SH लिखते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये हुआ कि मैंने कहा अच्छा गूगल पे सर्च करो कि एक्चुअल हिंदी में क्या है। तो गूगल में इंटरेस्टिंग है कि 50 अखबार में शैलजा है और 50 अखबार में शैलजा है, मतलब SE और SH। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये तो इंग्लिश में चूँकि SE है तो शैलजा होगा। तो ये कन्फ्यूजन भी मैंने सोचा कि पहले ही दूर करें। तो ये कुमारी शैलजा है, कुमारी शैलजा नहीं। ये हमारे सहयोगियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इस पर हमने काफ़ी आधे घंटे ऑफिस में डिस्कशन किया है। बहरहाल हमारे साथ हैं कुमारी शैलजा। राजनीतिक अतीत इतिहास ये है कि कुल जमा 8 बार लोकसभा चुनाव लड़ी, सही कह रहा हूँ, 5 बार जीती, सही कह रहा हूँ, 1 बार राज्यसभा सदस्य। पहली बार राजीव गांधी ने 88 में आपको आपके पिता के निधन पर उपचुनाव में टिकट दिया, लड़ाया, हार गई जी। 89 में टिकट नहीं मिला जी। 91 में आपको फिर टिकट मिला जी। लेकिन जब आप जीती तब तक राजीव गांधी इस दुनिया में नहीं थे। नरसिंह सरकार में आप मंत्री बनी, डिप्टी मिनिस्टर, फिर MOS बनी, 95 में MOS बनी। और कुल जैसे कि मैंने कहा कुल 5 बार लोकसभा सांसद हैं, कभी हिसार से, कभी अम्बाला से, सिरसा, माफ करें, कभी सिरसा से, कभी अम्बाला से। तो ये 2 बार बदला क्यों, कभी सिरसा कभी अम्बाला? पहले सिरसा से मेरे पिताजी भी थे और जैसा आपने बताया बाई इलेक्शन होना था उनके निधन के बाद, तो मुझे वहाँ से चुनाव लड़वाया और 98 तक मैंने वहाँ चुनाव लड़े। 99 का चुनाव मैं नहीं लड़ी थी, 1 साल बाद ही हो गया था, कुछ महीना बाद। और उसके बाद फिर 2004 जब आया तब फैसला हुआ कि अब वहाँ से शिफ्ट करके, वहाँ के लोग भी, मुझे याद है मेरे पिताजी के समय में भी अम्बाला के लोग उन्हें काफ़ी कहते थे कि चुनाव यहाँ से लड़ो। बल्कि राजस्थान से भी, जो हमारा पड़ोस का एरिया है गंगानगर वाला साइड, वहाँ से भी कहते थे। मेरे पिताजी को भी, मुझे भी बड़ा प्यार लोगों का मिला हर तरफ। तो फिर पार्टी का फैसला हुआ कि अम्बाला से लड़ें जी। तो इंट्रोडक्शन के बीच में ही थोड़ी बातचीत हो गई और इनका रिश्ता हरियाणा से है और हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। और चूंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, चुनाव का आगाज हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। और कुमारी शैलजा हूँ, अब बोलने में देखिए मुझे सतर्क होना पड़ता है। कुमारी शैलजा नहीं, मैं दर्शक को भी सचेत कर रहा हूँ कि कुमारी शैलजा है। और मैं जब इनसे बात करने आया, मेरा मकसद ये है समझना हरियाणा की राजनीति, उस हरियाणा में जहाँ 10 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, उस हरियाणा में जहाँ 10 साल लगातार कांग्रेस की सरकार थी, उस हरियाणा में जहाँ इस बार 2024 के चुनाव में 10 लोकसभा सीटों में से 5 लोकसभा सीटें जीती, उस हरियाणा में जहां 2014 और 2019 के लोकसभा में बीजेपी के सामने कांग्रेस की कोई हैसियत लोकसभा में नहीं रही। 10 की 10 सीटें पिछली बार बीजेपी जीती। इस बार क्या होने वाला है, सबकी नज़र हरियाणा पर है, प्रधानमंत्री मोदी की खास नज़र, क्योंकि वहाँ जो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे उन्हें हटा दिया गया था लोकसभा चुनाव के पहले। और जाहिर है कांग्रेस को एक उम्मीद दिखती है कि जब हरियाणा में आप 10 में से 5 सीटें जीतते हैं, 43% वोट पाती है कांग्रेस, तो कांग्रेस में एक उत्साह का माहौल है कि इस बार हरियाणा में हमारी सरकार। तो एक यात्रा निकाल रही है कुमारी शैलजा, इनके साथ इनके बहुत सारे समर्थक, कई जिलों में इनकी यात्रा। एक यात्रा निकाल रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, अभी नेता विपक्ष हैं, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा मांगे जवाब। और एक आपका कांग्रेस संघर्ष यात्रा, यही नाम है? नहीं, संदेश था, कांग्रेस संदेश यात्रा। चलिए, संदेश और संघर्ष में राजनीति है, संघर्ष। कांग्रेस संदेश यात्रा, कुमारी शैलजा। तो स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद। मैं पहली बार आपसे वैसे मिल रहा हूँ। यंगेस्ट मिनिस्टर रही थी आप उस दौर में, अगर देखें नरसिंह राव की सरकार में 91 जी। और उसके बाद एक लंबा इतिहास है आपके सियासी पूरे उसका। राज्यसभा सदस्य रही, लेकिन अब विधानसभा में नहीं रही, कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा जी। और अब विधानसभा चुनाव है। तो पहला तो यही शैलजा जी, क्या लगता है, क्या तैयारी है? 10 साल का सूखा कांग्रेस के लिए,
विधानसभाओं में अगर देखें 2 चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं, हालांकि पिछली बार आप 14 सीटें कम थे बहुमत से, 31 पर रहे, 45 पर बहुमत है, पिछले चुनाव की बात कर रहे हैं। इस बार क्या तैयारी है, क्या लग रहा है? तब फिर बात करते हैं टिकट और बाकी मुद्दों पर भी। तैयारी है। पिछली बार का थोड़ा सा 2 बातें मैं रिकॉर्ड स्ट्रेट करना चाहूँगी। पहली बात, मेरा हरियाणा से रिश्ता नहीं है, मैं हरियाणा की हूँ। हाँ। तो मैं हरियाणा की हूँ। दूसरी बात, 10 साल की जो आपने बात कही, 2019 में जब पिछला चुनाव हुआ तब कोई नहीं मानता था कि हम डबल डिजिट में भी आएंगे। डबल डिजिट में आएंगे तो लोग कहते थे 12, 13, 14 पर सिमट कर रह जाएगी कांग्रेस, जब शुरुआत हुई। लेकिन मेहनत हुई, हमें केंद्रीय नेतृत्व का पूरा आशीर्वाद मिला, आखिर में जाकर बदलाव हुआ, बहुत आखिर में जाकर। चुनाव से 1 महीना पहले पीसीसी और सीएलपी दोनों बदला गया और थोड़े से दिन में मेहनत हुई। जहाँ लोग बिल्कुल ही नहीं मानते थे शुरुआत में, और मैं तो कहना चाहूँगी कि कांग्रेस के भी बहुत से लोग कहते थे कि हम बहुत कम नंबर में रहेंगे, तो हम 31 तक लेकर गए। 31 तक हमारी सीट आई। उस समय आप पीसीसी चीफ थी? उस समय मैं पीसीसी चीफ थी, हुड्डा साहब सीएलपी लीडर थे। ये बदलाव दोनों का हुआ था तकरीबन 1 महीना पहले चुनाव से। तो खैर हमारी इतनी सीट आई और उसके बाद सभी लोग हम अब लगे हुए हैं, और दोनों बात होती हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। नेगेटिव बात भाजपा की बहुत है, पॉजिटिव बात कांग्रेस की ये है कि कांग्रेस विकल्प है और हम सब काम ज़मीन पर कर रहे हैं। तो ये दोनों बातें जब हो जाती हैं तो इस बार पूरे विश्वास से मैं आपको कह सकती हूँ कि हमारी बहुत अच्छी ढंग से, प्रचंड बहुमत से और अच्छे ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से हम सरकार बना लेंगे। अब प्रचंड बहुमत जब कहती हैं तो मुझे आंकड़े याद हैं, 2005 का 67 सीटें मिली थी। तब भजन लाल थे, हुड्डा साहब थे, आप लोग भी थे, और बहुत सारे राव इंद्रजीत जैसे लीडर भी उस समय कांग्रेस में थे। तो 67 सीटें मैक्सिमम थी। अलग बात है कि भजन लाल की जगह हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने। उसके बाद कांग्रेस का दूसरा बहुत खराब प्रदर्शन रहा। दूसरे चुनाव में शायद 15 सीटें मिली थी, अगर मुझे नहीं 2000 नहीं, मैं 2005 और उसके बीच के, मैं 14 की बात कर रहा हूँ। 14 में 15, 10 साल के की सरकार के बाद, हाँ 15 सीटें मिली थी शायद, सही बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ 10 साल के हुड्डा सरकार के बाद के चुनाव की। उसके बाद दौर आया जब आप 31 पर अटके बहुमत से नीचे रहे। अब आप क्या दावा करने की स्थिति में जब आप कहती हैं कि साफ बहुमत से या सरकार ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हमारी आएगी? अब मैं देखो फिक्स करके आज के दिन कहना नहीं चाहूँगी। मेजॉरिटी तो 45 पे है, तो मैंने मेजॉरिटी नहीं कहा, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी कहा है, क्योंकि जिस तरह से हालात हैं, और हालात मुझे विश्वास है कि दिन ब दिन बेहतर होते जाएंगे। इसमें केवल हम राजनीतिक बात करते हैं, कि ऐसे नहीं कि मैं दावा करूं या कुछ, राजनीतिक रूप से भी, क्योंकि आप एनालाइज सब कुछ करते हैं। आप ये देख लीजिए कि भाजपा आज किस दौर से गुजर रही है हरियाणा में। पूरी तरह से नेगेटिविटी इनकी है। विधानसभा में आपने जैसे पिछली बार भी कंपैरिजन किया 19 में कैसे हुआ, और फिर लोग विधानसभा जब आई 4 महीने बाद थोड़ा बेहतर हुआ, नहीं काफी बेहतर हुआ उस हिसाब से अगर देखें तो। भाजपा बहुत नीचे आई, 70, क्योंकि आपको 10 में सारी सीटें हार गए, लेकिन आप 31 सीटें पा गए तो विधानसभा में। 10-9 के करीब हम जीते थे, और उसके बाद हम 31 पर आ गए थे। तो इस बार भी आप अगर केवल राजनीतिक नज़रिए से देखेंगे तो भाजपा की नेगेटिविटी जो थर्ड, एक हालांकि कोशिश कर रहे हैं दिखाने का, लेकिन कोई थर्ड फ्रंट आपके पास आज के दिन है नहीं। चाहे जजपा हो, चाहे लोकदल हो, कोशिश है दिखाने की कि लोकदल और बसपा ने हाथ मिलाया है तो नुकसान है। कई लोग पूछते हैं, मीडिया के लोग, लेकिन मुझे तीसरा फ्रंट आज के दिन कुछ विशेष नज़र नहीं आ रहा। इक्का दुक्का कहीं देखो, लोकतंत्र है वो एक अलग बात है, लेकिन इम्पैक्ट उसका मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जो विकल्प होंगे 2, भाजपा इनकम्बेंट है, कांग्रेस विकल्प है। कांग्रेस
स्पष्ट रूप से नीचे जो लड़ाई, जो राजनीतिक हम इस चुनाव की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम एक जीती हुई और बढ़िया लड़ाई लड़ रहे हैं। और लोगों का जो हमें रिस्पांस और साथ मिल रहा है, आप हरियाणा में जाएंगे आपको भी ये धरातल पर नज़र आएगा कि लोग आज के दिन कांग्रेस की सरकार अच्छी तरह से पूर्ण रूप से चाहते हैं। सीट बाय सीट अलग एनालिसिस होता है जब वो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पर आज हमारा सबका यही प्रयास है कि हम मैक्सिमम सीटें जीतें। हम 90 की 90 सीटों पर नज़र रखेंगे। तो इसलिए ये कहना कि आज हम आपको 70 कहें, 75 कहें, 85 कहें, अच्छा, जैसे आपने मुझे कहा, नहीं लगता मेरे जैसा व्यक्ति ऐसी बातें कभी करता नहीं है, ना जी, मैंने की। कोई बात नहीं। अब बात आती है टिकट की। जैसे अभी आपके घर के बाहर मैंने देखा 200-400 लोग अंदर बाहर पंडाल में सड़कों पर हैं। परसों मैं दीपेंद्र हुड्डा का इंटरव्यू किया था, वहाँ भी देखा सैकड़ों हज़ारों लोग हैं। तो सब टिकटार्थी, अब कुछ आपके यहाँ होंगे, कुछ हुड्डा के यहाँ होंगे, कुछ कहीं और होंगे, जहाँ जहाँ उम्मीद दिखेगी वहाँ होंगे। कोई अजय माकन के यहाँ होगा, कोई बावड़िया साहब के यहाँ। तो टिकटों का कब लग रहा है, कब तक ये हो जाएगा? देखिए, अब समय तो कम ही है, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो उम्मीद थी पिछली बार की तरह उससे पहले कर दिया है, थोड़ा एडवांस कर दिया है डेट को। तो काम हो रहा है, काम पहले से चल रहा है टिकटों का। ये ज़रूर है कि एंड में जब होता है तब सब लोग दिल्ली में डेरा डाल लेते हैं और भीड़ नज़र आती है दिल्ली में। लेकिन हमारी ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमारी राज्य की जो चुनाव समिति है उसकी मीटिंग एक हो चुकी। उसके अलावा अब स्क्रीनिंग कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है, माकन जी की अध्यक्षता में लगातार मिल रहे हैं। और अब मुझे नहीं लगता कि कोई, तो अब तक कुमारी शैलजा जी, आप चुनाव विधानसभा का नहीं लड़ी हैं, 8 लोकसभा लड़ी, जिसका जिक्र इंट्रो में किया। इस बार सुना है विधानसभा लड़ने के लिए बहुत खुलकर आप बार बार 3-4 बार आपने बयान दिया, लड़ना चाहती हैं। तो उसकी क्या वजह है? पहले मैंने लोकसभा से पहले भी ये कहा था। हाँ। केवल अभी ऐसा नहीं है कि मैं आज ही कह रही हूँ, या कई बार लगता है कि भाई वो चुनाव आ गया, माहौल अच्छा इसलिए, ये नहीं। मैंने लोकसभा से पहले भी कहा था कि मैंने केंद्र की, राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत हर जगह पार्टी के आशीर्वाद से मुझे काम करने का मौका मिला है, हर तरफ किया है, अनुभव मुझे मिला है, सियासी रूप से भी, सरकार का भी काम करने का, प्रशासन का, सब। तो मुझे ये लगता है कि अब हरियाणा में जाकर मुझे काम करना चाहिए। हरियाणा में मैंने मतलब उसमें विधानसभा में जाकर, हरियाणा में तो हमेशा से किया है, क्योंकि लोकसभा भी हम लड़ते हैं तो ज़मीन से वहीं से लड़ते हैं। लेकिन पिछले काफ़ी समय से मैं राज्य में हर जगह जाने का मौका भी मिला, लोग भी बुलाते हैं, खुद तो भी। किस सीट से लड़ना चाहती हैं आप? सीट तो देखो, अब पिछली बार भी तैयारी तो मेरी अम्बाला से थी। वहाँ पर हम तो बूथ कमेटियाँ और सब कुछ बना रहे, लेकिन लड़े सिरसा से। अब पूरा हरियाणा अपना है, जहाँ से भी आदेश होगा, जिले की कोई अगर आदेश हुआ कि लड़ना है और कहाँ से लड़वाएंगे तो लड़ लेंगे, और नहीं आदेश हुआ तो नहीं लड़ेंगे। वो तो देखो, ये फाइनल हाईकमांड का फैसला होता है। मैंने इच्छा जाहिर की है, मैं जिद नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पार्टी में इच्छा जाहिर कर सकते हैं सार्वजनिक रूप से। लोग भी कहते हैं जी अब आप लड़ो, राज्य के उसमें आओ, तो लोगों की भी इच्छा है, और क्यों नहीं हो, क्यों नहीं हो? क्या मार्का है कि भाई कुछ ही लोग कर सकते हैं और दूसरे इच्छा भी नहीं रख सकते? नहीं, जरूर तो रख सकते हैं, रखना भी चाहिए। फिर तो ये जो इच्छा है, चूंकि आप केंद्र में आज से 91, अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो कितना हुआ, 24 और 9, मतलब आप 88 से करिए ना। 88 में पहला इलेक्शन। हाँ, पहला इलेक्शन 88। लेकिन मंत्री का ही देखूं तो मैं 4 बार मंत्री रही, 4 बार मंत्री रही, मनमोहन सिंह सरकार में रही, नरसिंह राव सरकार में रही, और उस दौर से लेकर देखें तो मतलब आप 33 साल पहले लगभग मिनिस्टर बन गई। तो आज विधानसभा में चुनाव लड़ना मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि खाली विधानसभा में विधायक बनना चाहते हैं। जाहिर है फिर आप चाहती होंगी कि मैं, अगर सरकार बने तो मैं मुख्यमंत्री बनूं। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये फैसला हाईकमांड का होता है कि वो किसको बनाए। इच्छा तो न जाने कितने लोग रखते हैं मन में, और फिर
काम किया है, मेहनत की है, आगे तक आए हैं, तो उसमें क्या कोई बुराई है या हम बैक फुट पर रहे कि नहीं नहीं हम नहीं बनते? क्यों नहीं बने? अगर मौका मिलेगा तो क्यों नहीं बनेंगे? लेकिन मौका तो हाईकमांड देगी ना। तो हाईकमान ही तय करता है या बहुत सारे और फैक्टर काम करते हैं हरियाणा में? फाइनली हाईकमांड ही होता है। देखो, पार्टी हमारी नेशनल पार्टी है और हमेशा से, चाहे आपने 2005 की भी बात की या उससे पहले या उसके बाद, ये तो हाईकमांड का ही फैसला था। लेकिन जैसे हरियाणा की बात करते हैं लोग, आप भी जानती हैं, चूँकि आप उसके एक किरदार हैं, तो होता है कि वहाँ हुडा फैक्टर है, भूपेंद्र सिंह हुडा फैक्टर, और उस फैक्टर के सामने कई बार हाईकमान भी कमज़ोर पड़ जाते हैं या हाईकमान नहीं चला पाते हैं या हुडा चला ले जाते हैं। तो ये भी फैक्टर बहुत निर्णायक होता है हरियाणा में। हाईकमांड को कोई नहीं चला सकता, दिस इज़ अ नेशनल पार्टी। हाईकमांड को कोई नहीं चला सकता। हाँ ठीक है, देखो ये एक स्वाभाविक बात है। आप किसी भी राज्य को देखो, हरियाणा को देख लो, जो एक बार मुख्यमंत्री बन जाए तो उसके पास पावर सेंटर एक वो बन जाता है, ये स्वाभाविक है। दावेदार भी होता है। हाँ, तो इसमें कोई, मैं ये नहीं समझती, अब ये कैसे कहोगे कि वो दावेदार ना हो? वो दावेदार हैं तो दावेदार हैं, तो क्या उसमें बुराई है? और अगर हम दावेदार हैं तो हमारे में क्या बुराई है? तो इसलिए इस चीज़ को हम किसी और नज़रिए से ना देखकर, दावेदारी कोई भी रख सकता है, क्यों नहीं? और बदलाव भी आते हैं। अगर एक बदलाव नहीं आएगा तो नए को, दूसरे को, या आगे समय कैसे बदलेगा? तो बदलाव भी आता है। लेकिन इस बार आप खुलकर दावेदारी बार बार जता रही हैं। मुझे लगता है 3-4 इंटरव्यू आपने दिए हैं। आपने अभी कहा ना कितने साल लगा दिए मैंने राजनीति में। हाँ क्योंकि मैंने देखा पीटीआई के इंटरव्यू में, आपने इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में, हर इंटरव्यू में खुलकर कहा कि मैंने स्टेट में काम कम किया, मैं केंद्र में बहुत काम कर लिया, अब मैं स्टेट करना चाहती हूँ। तो ऐसा माना जा रहा है कि कुमारी सैलजा ने अपना हैट रिंग में अभी डाल दिया है। लोगों की सेवा हम करेंगे, स्टेट में करेंगे। स्टेट में लोगों की सेवा करने का ये एक मौका है। तो कुछ संकेत मिला है अभी हाईकमान से? देखो, क्योंकि ये माना जाता है कि आप पार्टी हाईकमान का अगर मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं तो उनसे आप करीब हैं। देखो, करीब सब हैं, ये सिर्फ लोगों को परसेप्शन, ये चीज़ें अलग होती हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि हाईकमांड के लिए सब करीब हैं। ये अलग बात है कि देखो, ये मैं दावे के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकती हूँ कि लॉयल्टी मेरी औरों से 20 से 21 है, मेरी 19 नहीं है किसी से, पार्टी के प्रति और परिवार के प्रति, और आज से नहीं, पीढ़ियों से, पिताजी के समय से, उनसे। तो ये क्यों कह रही हैं कि आपकी लॉयल्टी 21 है? इसलिए मैं कह रही हूँ किसी की 19 है। नहीं, किसी की नहीं, मैंने क्या, किसी की, मेरी 19 नहीं है, मेरी 21 है। मैं किसी और का क्यों कहूँ? अपनी बात करनी चाहिए। थोड़ा ये केक को उठा के, ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि कोई भी आड़ा वक्त आया हो कांग्रेस पार्टी पर, परिवार पर, हमने कभी पार्टी को छोड़ा ही नहीं है, ना एक दिन के लिए, ना एक मिनट के लिए। पार्टी के साथ, परिवार के साथ खड़े रहेंगे आखिरी दम तक। जैसे आपका एक बयान और देखा मैंने जिसमें आपने कहा कि क्यों नहीं एससी समाज का कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए। इसको इंटरप्रेट ऐसे किया गया, और मैंने ये कहा कि हर समाज का हो सकता है और एससी वर्ग का भी हो सकता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है, क्यों नहीं? क्यों नहीं? जब बात होती है समानता की या सबको मौका देने की, तो क्या इसमें कोई अड़चन है? नहीं, अड़चन क्यों है? होना चाहिए। तो क्या हम लोग सोच नहीं सकते? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो महिला भी हूँ, मैं तो एससी भी हूँ, मैं तो किसान भी हूँ, मैं और भी हैं बहुत, केवल अकेली सैलजा नहीं। आप इंटरव्यू सैलजा का ले रहे हैं तो सैलजा अपनी बात रख रही है। तो इसमें मतलब आज के दिन हम क्यों नहीं रखें? जब हमने इतना लंबा सफ़र तय किया है तो क्यों नहीं रखेंगे? तो हरियाणा का जब, लेकिन देखो, मैं फिर कहती हूँ, ये सब रखना, इंटरव्यूज़, बातें रखना, पब्लिक डोमेन में आना, ये सब बातें ठीक है, लेकिन पार्टी की सच्ची सिपाही होने के नाते ये मैं हाईकमांड का फैसला ही मानती हूँ। ये एक फाइनल वर्ड होता है। हरियाणा की जब भी बात होती है कुमारी सैलजा जी, तो जिक्र हरियाणा की गुटबाजी का होता है। अब मैं थोड़ा आगे बीजेपी और उस पर भी आगे बात करूँगा, लेकिन पहले जिक्र बहुत गुटबाजी का होता है। मैं हरियाणा को मैंने पॉलिटिकली बहुत फॉलो नहीं किया है।
अभी मैं फॉलो करना शुरू किया क्योंकि मुझे इलेक्शन है और मुझे जाना है, करिए। तो मैंने बहुत फॉलो करना शुरू किया। तो एक गुट के बारे में मुझे बहुत सारी वेबसाइट पर दिखा, SRK गुट। तो पहले समझा SRK, तो फिर लगा SRK को मैं डिकोड कैसे करूं। तो बताया SRK मतलब शैलजा, R मतलब रणदीप सुरजेवाला, K मतलब किरण चौधरी। अब किरण चौधरी चली गई बीजेपी में, तो मुझे बताया गया कि अब ये गुट हो गया SRB, शैलजा, रणदीप और चौधरी बीरेंद्र सिंह। ऐसा है, मैं आपको और अभी एक सभा आपकी हुई है, फोटो में प्रिंट आउट लेके आया हूँ। ये SRB का ये पोस्टर है जो कैंपेन है। बात ये है कि आप लोगों का ना, जो आपकी बिरादरी है, मीडिया के लोग, बहुत फर्टाइल माइंड होता है आपका। तो जब हम एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सरकार के खिलाफ, तो वहाँ पर बैठे बैठे आप जैसे ज्ञानी वाइज एक साथी ने वहीं पे, अरे अब तो SRK, तो ये वहाँ से हम लोग SRK शाहरुख खान समझते थे, मजाक के तौर पर शुरू हो गया। तो इसमें कोई, चलो मजाक की भी बातें चलती हैं, बाकी ये चीज़ें हैं। देखो, सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, कोई कहीं कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनते हैं, बने हुए हैं। तो अभी SRB है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो अभी SRB है। लेकिन नहीं, ये तो साझा सभाएं जो हो रही हैं, जो जैसे ये सभा आपकी जो देखी मैंने, और भी लोग हैं, 25 तारीख की सभा, इन सभाओं में आप 3 लोग हैं। सब हर सभा में आते भी नहीं, आ भी नहीं सकते हैं, देखो, क्योंकि अब समय ऐसा आ गया है। बाकी ठीक है, चलने दो, कोई हर्ज नहीं। ये बात इसलिए की कोई हर्ज नहीं। हाँ नहीं, ठीक है, इतने लोग हैं तो सब एक जगह एक ही मंच पे नहीं रहेंगे, अलग अलग होने चाहिए। लेकिन जैसे ये सवाल इसलिए भी उठता है, ये मैंने दीपेंद्र हुड्डा से भी पूछा कि भाई लक्ष्य एक है कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। अब वो लक्ष्य किसी का हो सकता है कि हुड्डा की सरकार बने, लेकिन कांग्रेस की सरकार, तो अगर कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, एक ही लक्ष्य है, तो कुमारी शैलजा अलग कांग्रेस की यात्रा, संदेश यात्रा लेकर चल रही हैं, दीपेंद्र हुड्डा अलग हरियाणा मांगे इंसाफ लेकर चल रहे हैं। शुरू किया है ना उन्होंने। हाँ, उन्होंने हम तो जनवरी से कर रहे हैं। तो आप फर्स्ट मूवर हैं, मतलब चुनाव में, जनवरी से, लोकसभा से पहले हमने जनवरी में जब राहुल जी ने यात्रा शुरू की, तो उस समय कि राहुल जी का संदेश जो है वो हम लोगों तक लेकर जाएं, क्योंकि समय बहुत कम था लोकसभा का, और तकरीबन कि विधानसभा की ओर लोगों का ज़्यादा ध्यान और नज़र थी। तो हमें लगा कि हमको लोकसभा की भी बात करनी चाहिए, तो लोकसभा के लिए हमने वो यात्रा शुरू की थी। और मुझे लगता है, लोगों से भी लगता है कि बेशक एक नाखून भर फ़र्क पड़ा हो, लेकिन हमारी यात्रा से फ़र्क तो पड़ा। तो आपकी यात्रा, लोगों में असर, हमने संदेश तो पहुंचाया। हाँ, आपके मैं ट्विटर फॉलो कर रहा हूँ लगातार, जो आपकी यात्रा के वीडियो सारे देख रहा हूँ, वो तो प्रिंट आउट देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ। तो एक आपकी यात्रा चल रही है, एक उधर दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा चल रही है। ये दोनों यात्रा कभी साझा क्यों नहीं हो सकती है? ये तो देखो, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, सबका अपना अलग अलग होता है। कोई ऐसी रैली अभी लास्ट मंच कब आपने शेयर किया भूपेंद्र हुड्डा के साथ एक मंच पर हरियाणा? 4 दिन पहले हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग थी, 4-5 दिन पहले। चलिए, अब चूंकि उसका जिक्र कर दिया, तो उसकी तस्वीर है मेरे पास, प्रदेश इलेक्शन कमेटी की। मैंने स्क्रीनशॉट निकाला इस वीडियो से, जिसमें आप बैठी हैं बीच में, भूपेंद्र हुड्डा बैठे हैं और रणदीप सुरजेवाला है। ठीक है, ये वीडियो का हिस्सा है। तो ये देखकर मुझे ख्याल ये आया कि क्या इस तस्वीर में, ठीक है, ये तो एक अपॉर्चुनिटी है, 35 लोग बैठे हैं, एक मौका है प्रदेश चुनाव समिति की, इस तरह से कभी और बैठ के इसके अलावा कोई बातचीत हुई है, कभी होती है ऐसे हुड्डा और कुमारी शैलजा की बातचीत? कभी कभार मतलब 4-5 साल, 3 साल में एक बार? खैर, इतना लंबा अरसा तो नहीं, कभी कभार हो जाती। तो ऐसा क्यों है? थोड़ा खुलिए जरा, हम समझना चाहते हैं। आप हरियाणा की इतनी सीनियर लीडर, वो हरियाणा के सीनियर लीडर, जैसा कि मैंने कहा, दोनों का लक्ष्य एक है, हमने लक्ष्य ही रखना है, तो कोई ऐसी बात नहीं, इतनी बड़ी बातें नहीं होती, हो जाती हैं बातें ऐसी नहीं। लेकिन लोग ये कहते हैं कि ये कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों को एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहाते हैं। अब लोग तो कुछ भी कह देंगे, आपने पूरा वीडियो नहीं देखा, हम तो बैठे मजाक भी कर रहे हैं। हाँ, पूरा जो वीडियो जितना वायरल हुआ या जितना आप देख लो, हम तो मजाक भी कर रहे हैं आपस में। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात। देखो, सबसे पहला मैंने आपको क्या कहा था, मेरे लिए, शैलजा के लिए
पहली कमिटमेंट जो है पार्टी के प्रति निष्ठा, और इस परिवार के साथ हम रहे हैं और रहेंगे, ये मेरी पहली कमिटमेंट है। अगर आप शैलजा जी कहती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो आपने एक्सप्रेस के इंटरव्यू में और आपने अलग अलग समय इंटरव्यू में आपने कहा है लोकसभा चुनाव को लेकर ख़ास तौर से कि टिकट ठीक से नहीं बटा, पार्टी हाईकमान को ठीक से फीडबैक नहीं दिया गया, अगर वो दिया गया होता तो 8 से 10 सीटें जीतते। कहा है। बात ये है किस समय क्या कहा जाता है वो उस समय के परिप्रेक्ष्य में होता है। आज के दिन हम विधानसभा में जा रहे हैं, मैं एक बात जो पहले कह चुकी हूँ, आज के दिन मैं वो कोई बात रिपीट नहीं करूँगी। आज का परिप्रेक्ष्य अलग है, हमको चुनाव लड़ना है। जो पहले कहा वो वहीं पर बात अब खत्म। लेकिन ये तो 18 जुलाई को कहा है इंडियन हाँ, एक्सप्रेस खत्म में अब। आपने। अब खत्म। आज क्या है तारीख? आज मान लीजिए अगस्त खत्म बस हो रहा फिर। है। आपने उसमें ये भी कह दिया था कि तो जो था वो वह एक रिपोर्ट हो पक्ष गया। की मोनोपोली देखो, है। बात ये है, हरियाणा में पार्टी स्ट्रक्चर वन साइडेड है। इससे मनोनुकूल विधानसभा के रिजल्ट नहीं। मैं इंग्लिश का हिंदी तर्जुमा बता रहा हूँ। हाँ, इससे रिजल्ट मनोनुकूल नहीं आएंगे। एक पक्ष की मोनोपोली है, वो मोनोपोली खत्म हो गई है। मैंने अब समय आ गया ना, अब सबसे बातचीत हो रही है। तो एक महीने सवा महीने बाद आप बोलने में इतना गार्डेड क्यों हैं? आप चुनाव आ गया, मुखर होकर बोलती हैं। चुनाव आ गया है, मैं बोलती हूँ, मैं अपना समय चूज करती हूँ कब क्या बोलना है। प्रोवोक होके थोड़ा ही बोलती हूँ। तो हरियाणा में गुटबाजी है कि देखो, नहीं? आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मैं राजनीतिक हूँ। मैं जानता हूँ, मैं समझ रहा हूँ आप, इसलिए मैं साइलेंस को गेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी चुप्पी, आपके शॉर्ट आंसर, उसके बीच को मैं रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग। एकजुट होकर लड़ेंगे। अभी देखो, टिकटों का वितरण होगा, और आज नहीं, ये जो आप गुट की बात कर रहे हैं, ये हमेशा से रहा है। ऐसा नहीं है कि जब हमारी 68 आई तब नहीं थी, 67, उससे पहले भी हमेशा, मैं तो जब से देखा है हमेशा। और इतना बड़ा स्टेट है, इतने खींचतान लीडर। मैं तो बचपन से देख रही हूँ, खींचतान हमेशा हुई है, और नेशनल लेवल पे भी हुई है। कब नहीं हुआ? नेहरू जी के समय से भी हुआ। CWC में होता है, सब जगह होता है। सही बात है। G23 होता है, G23 भी होता है। चलो वो तो पार्टी का उसमें हाईकमांड भूपेंद्र के सिंह हुड्डा देखने जी की भी बात थे, है। गुलाम नबी आजाद वो भी तो थे। हाईकमांड देखे, लेकिन किस पार्टी में नहीं होता। ये देखो, टिकट के टाइम पे और पुल्स एंड प्रेशर्स ये हमेशा से होते हैं और होते रहेंगे। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स। तो इस चीज को हम ये समझे कि बिल्कुल ही वो तो चलेगा, हमेशा चलेगा, आखिर में एक को मिलेगी। तो जैसे अगर और बस 88-89 लोग टिकट मांग रहे हैं एक एक हल्के से। हाँ, सुना 2500 आए हैं आवेदन। हाँ, तो ये चलेगा। तो जो 2500 आवेदन आए हैं उसमें पिछली बार भी शायद 1500 के करीब इतने। हाँ, तो जैसे 90 सीटों पर टिकट मिलेगा, तो उसमें भी चल रहा होगा कि कितने लोग कुमारी शैलजा के, कितने लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। ये काम ना हम आपके लिए छोड़ देंगे, आपने भी तो कुछ एनालाइज बाद में करना होगा, आप ढूंढते रहना। नहीं, लेकिन टिकट को लेकर भी कुछ चल रहा है ना। चलता ही है, क्यों नहीं होता, ये तो होता ही है। ये स्वाभाविक है, इसको कोई इतना गहरा वो करने की बात नहीं होती। इसलिए गहरा है, वी ऑल डू इट ऑल द टाइम, हमेशा। इसलिए गहरा है कि 2 मीटिंग का जिक्र होता है। एक मीटिंग होता है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में, जिसमें चौधरी उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा, और उनमें आपके बीच तूतूमय में जैसी स्थिति हो गई। ये भी देखो, मैं बाहर छपा हुआ खैर सब आपने मौका दे दिया। हाँ, अच्छी बात है, वो थोड़ी क्लैरिफाई करें आप। ऐसा हाँ। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो बाहर कई बार पता नहीं क्या रिपोर्टिंग हो जाती है, और कोई तू मैं नहीं। उन्होंने कुछ कहा, मैंने कुछ और बात कहा, लेकिन वो हाईकमांड ने कहा जो भी कहा, मैंने नहीं कहा उनको कुछ, ना उन्होंने मुझे कुछ कहा। ऐसा कुछ नहीं हुआ उसमें उसके बारे में खबर आई कि आपने कुछ कहा कि कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है। नहीं, मैंने ऐसे नहीं। तो उन्होंने कहा कि पार्टी मीटिंग में नहीं आती। तो फिर राहुल गांधी ने दखल दिया कि आप लोग इस तरह से बात मत करो, सब मिलजुल कर करो। ऐसा कुछ हुआ था? राहुल गांधी ने इंटरफेयर किया? देखो, अंदर की बातें हैं वो, लेकिन ये बाहर आ चुकी है। हाँ, तो इसीलिए मैंने कर दिया ना, वरना इसीलिए कर दिया। तो हाईकमांड के उनके बीच की बात थी। अगर आप 10 दिन हाईकमांड ने जो भी कहा, उनसे जो भी कहा,
10-15 दिन 20 दिन पहले भी अगर आपने कहा कि लोकसभा में अगर ठीक से टिकट बटे होते तो 10 की जगह 8 सीट या 10 सीट आती, वो कौन सी 3 सीट लूज कर गए या 4 सीट जो आ जाती? अब मैं आपके ट्रैप में नहीं फंसूंगी। अब मैंने इस बात में जिक्र नहीं करना है, क्लोज चैप्टर है। जो मैंने कहना था कह दिया, अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे लोग कहते हैं पब्लिक डोमेन में, आपने भी पहले देखो, बोला था आप कि ना- श्रुति चौधरी आप की बहुत स्किलफुल हैं, आप बहुत स्किलफुल श्रुति हैं। चौधरी को टिकट नहीं मिला, वो मिलता बेहतर होता, तो श्रुति चौधरी वाली सीट ऐसे भी वो हार जाती, 2 बार पहले हारी हुई थी, तो इस बार भी कोई गारंटी नहीं थी। आपने सोनीपत को लेकर कहा, सोनीपत से जिसको भी लाए हरिद्वार से बाबा जी, वो जीत ही गए फाइनली। आपने शायद आपका एक टिकट चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह को लेकर था, तो वो सीट ऐसे जीत गए जेपी। तो दूसरे पक्ष का ये कहना है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 2-3 सीट जहां आप चाहती थी, उस सीट से कोई बहुत पार्टी की सेहत पर फर्क नहीं पड़ा। देखो बात ये है, नहीं, मैं इस किसी भी बात पर टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि इसमें काफ़ी बिटवीन द लाइन्स है। नहीं, वो सही नहीं है। अच्छा, जो आधी हकीकत आधा जो फसाना। रिपोर्टिंग हुई है ये सही नहीं है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगी, देखो चुनाव में हम जा रहे हैं, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल सीनियर पर्सन ऑफ द पार्टी। आज के दिन हम थोड़ी सी भी बात ऐसी वैसी करें जिससे बाहर कुछ और इंटरप्रिटेशन निकले, वो कहने से हमें बचना चाहिए। ये मौका ऐसा नहीं है। बाकी जब जो होता है बोल भी देते हैं, कुछ होता है, पर आज के दिन हमें बहुत समझदारी से चुनाव में जाना है। सब चुनाव लड़ेंगे, हमारा सबका यही प्रयास होना चाहिए कि हम मैक्सिमम सीटें लेकर आएँ। अच्छा, तो आज इस तरह की बातें करना, रिविजिट करना, मुझे नहीं लगता कि बहुत समझदारी की बात होगी। आपने कहा कि समझदारी की बात अभी नहीं है रिविजिट करना। अब 2 सवाल, एक तो ये कि फिर तो एक ये जो हम लोग बीच में बिटवीन द लाइंस रीड कर रहे हैं, आपके स्टेटमेंट को रीड कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा के किसी स्टेटमेंट को या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के स्टेटमेंट को रीड करके बात कर रहे हैं। आप एक कॉल उठाइए और बोलिए हुड्डा जी बहुत हो गया, अब चुनाव में 1 महीने भी नहीं बच गए, 1 महीने बच गए, हम लोग साथ चलते हैं और ये जो मीडिया में ये कहानियाँ इसको ख़त्म करते हैं। जो हम करेंगे या नहीं करते हैं या करते हैं, वो मीडिया के सामने तो नहीं हम ये बात करते कभी। आप 5 रैली अगर साझा करेंगी, 5 रैली अगर साझा 7 रैली करेंगी तो लोग समझ जाएंगे कि चलो ये खत्म हो गया। आपको याद दिलाऊंगी मैं, जब पिछली बार 31 सीट आई, कैसे आई थी? आप पीसीसी प्रेसिडेंट थे, वो सीएलपी थे, दोनों ने कॉम्बिनेशन साथ काम किया। 10 मीटिंग हमने इकट्ठी की थी एक साथ, 10 पार्लियामेंट्स की एक साथ की थी हमने। अब उसमें एक तो बात बोलूं, 31 से एकदम ऐसे नहीं आ जाते। उसमें एक बात बोलूं, दूसरे कैंप का ये भी उनकी तरफ से कहा जाता है, इधर उधर उनके लोग, कि उस समय शैलजा जी के कहने से 20 टिकट मिले, उसमें से 15 हार गए। अब देखो, मैं फिर वही बात है, मैं प्रोवोक ही नहीं होना चाह रही इन चीज़ों से। मैं प्रोवोक नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं उस बात पे जाना ही नहीं चाह रही हूँ। ये शैलजा जी का 1 महीने के भीतर ये एक बदला हुआ इनका, इन्होंने तय किया कि मुझे ऐसी कोई बात नहीं करनी। अच्छी बात है, चलिए। तो अब किरण चौधरी पर तो कुछ बोल सकती हैं कि उनका पार्टी छोड़कर यूँ जाना सही नहीं था? जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था पार्टी में उनका, लेकिन अब वो चले गए हैं, उनका अपना तो फैसला अवसरवादी है ना। हर एक इंसान अपना अपना फैसला करता है। अब हमारी पार्टी में भी बहुत लोग आ रहे हैं। नहीं, वो अवसरवादी है कि नहीं? देखो, मैं शब्द ऐसा कभी आई डोंट यूज। क्यों अपॉर्चुनिस्ट क्यों नहीं है? आई डोंट। किरण चौधरी कह सकते हो किसी अच्छा, को मेरा कुछ सवाल भी। पूछने दीजिए। मैं किरण चौधरी अपने शब्द किसी के भी बारे में बहुत संयमित होकर अपने बोलती हिसाब से बोलती संयमित बोलती हैं। किरण चौधरी, जिनको पार्टी ने सब कुछ दिया पीढ़ियों से, किरण चौधरी जो 10 साल मंत्री रहीं, दिल्ली में डिप्टी स्पीकर रहीं, सब कुछ रहीं, उनकी बेटी को टिकट दिया, सांसद रहीं, 2 बार हार गई श्रुति चौधरी। क्या हुआ? लाइट गई, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, बीच में पावर कट हुआ और उसके बाद थोड़ा लाइट अरेंजमेंट हमें चेंज करना पड़ा, बैटरी लाइट से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा आपको बदलाव दिखेगा, लेकिन हम सवाल वहीं से। तो मैं ये पूछ रहा था कि किरण चौधरी जो उस एसआर के ग्रुप का हिस्सा थी, शैलजा, रणदीप और किरण, तो चली गई, तो अपॉर्चुनिस्ट कहने में क्या दिक्कत है भाई? जो जिसको मैं सवाल ये पूछ रहा था कि जिनको पार्टी ने सब कुछ दिया, 10 साल मंत्री रही हरियाणा में, सब कुछ, बेटी को टिकट दिया, सांसद रही,
एक बार 2 बार हार गई, हारने के बाद उनकी दावेदारी थी, नहीं मिली, और यह शायद पार्टी ने कोई पैमाना तय किया था कि जो 2 बार हार जाएगा उसको टिकट नहीं देंगे, श्रुति चौधरी को। मैं अब उसमें नहीं जाऊंगी, ये उनका निजी फैसला रहा, पार्टी में रहते बेहतर रहता, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ कि उनको पार्टी में रहना चाहिए था, लेकिन अब वो कहीं और चले गए हैं, बीजेपी में चले गए हैं। आगे उन्हें शुभकामनाएं हैं, वो राज्यसभा में जा रही हैं, लेकिन हमारे साथ रहते तो बेहतर रहता। तो अब अगले 1 महीने में जो तमाम कैंपेन शुरू होंगे, हो चुके हैं, लेकिन अब साझा कैंपेन जो भी होगा, तो क्या हम ऐसा देखेंगे कि यूनिफाइड कैंपेन हरियाणा में होगा, या ऐसे ही होता रहेगा कि कुमारी सैलजा, चौधरी वीरेंद्र सिंह, रणदीप सुरजेवाला एक तरफ चलेंगे, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा और उनके साथ चौधरी उदय भान एक तरफ चलेंगे? इससे 2 धाराएं दिख रही है। ये तो देखो, सब मुझे नहीं लगता अभी ऐसे भी, अभी तो सब फैल जाएंगे फील्ड में, लेकिन जब हाईकमांड से कोई आते हैं तब एक स्टेज पर सब आ जाए। ये हमेशा हर इलेक्शन में होता है। इलेक्शन में साथ साथ बहुत मुश्किल से कोई प्रोग्राम रख पाते हैं, और सिर्फ एक आध मीटिंग में जब कांग्रेस प्रेसिडेंट या राहुल जी या आएंगे, तब उस समय एक मंच पे हो सकते हैं, वहाँ भी हमेशा नहीं हो पाते। अभी कहा जा रहा है सारा संघर्ष अभी टिकट में अपने अपने लोगों को कितना टिकट दिलाया जाए इसका है। तो होगा ये कि जिसके ज़्यादा उम्मीदवार जीत कर आएंगे उसकी दावेदारी मजबूत होगी। तो इसलिए हुड्डा कैंप चाह रहा होगा कि ये 90 टिकट में से 70 कम से कम हमारे खाते में आए। कुमारी सैलजा जोर लगा रही होंगी कि कम से कम 30-40 हमारे हों। तो इसमें किसका पलड़ा भारी लग रहा है अभी? ये तो अब पीसीसी चीफ उधर, देखो, पीसीसी चीफ तो उन्हीं के आदमी है। देखो बात ये है, पीसीसी चीफ तो उन्हीं के आदमी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। अभी पार्टी चीफ हैं वो, अब आगे जैसे हैं तो भी उन्हीं उनको के। देखना है वो देखें। पर मैं फिर ये कहना चाहूँगी कि टिकटों में दावेदारी भी होती है, कोई किसी के साथ जुड़ा होता है, कोई किसी की नज़रों में होता है, और किसी ने किसी का काम देखा होता है, तो उस हिसाब से ये खींचतान चलती है। बाद में कौन कितने लोग जीत कर आते हैं, कैसे हैं, क्या, ये चीज़ें भी हो ना हो, लेकिन बाद में एक लाइन का रेजोल्यूशन होता है। हाँ, वो तो होता है, हम हाईकमांड पर छोड़ते हैं। और उस एक तो लाइन के चाहे- रेजोल्यूशन का हश्र कोई अशोक गहलोत क्या कर देते हैं वो भी देखा है हमने। चाहे आपके 30 हों, चाहे मेरे 35 हों, उससे कोई बात नहीं बनती। नहीं, मैं काउंटर किया मैंने, जिसको आपने नज़रअंदाज किया, कि उस रेजोल्यूशन को लेकर जब मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जयपुर पहुंचते हैं, अजय माकन और खड़गे एक जगह बैठे रह जाते हैं गहलोत के यहाँ, और बाकी विधायक जाकर दूसरी तरफ बागी हो जाते हैं। जो वहाँ सत्ता परिवर्तन की चीज़ें थी वो नाकाम हो वो जाती अलग हैं। बातें थी, वो बाद की बात थी और अलग बात थी, वो पहले उसका नहीं था हिस्सा। ये चुनाव के फ़ौरन बाद वाली बात नहीं थी, ये तो वैसे हो रही थी चीज़ें। चलो खैर, हर जगह सिचुएशन हम तो अपने यहाँ की बता सकते हैं। नहीं, वो आप ही के यहाँ के कांग्रेस की हरियाणा बात। में अजय माकन यहाँ भी हैं, इंटरेस्टिंग है, अजय माकन यहाँ भी प्रभारी हैं। हरियाणा में जो हमने अब तक हमारा रहा है वो यही रहा है कि 1 लाइन रेजोल्यूशन हम करते हैं और ऊपर से फिर फैसला हो जाए। तो अगर ऐसा 1 लाइन रेजोल्यूशन, अगर वो चुनाव के बाद, अभी तो पहले कौन जीतता है, किसकी सरकार बनने की गुंजाइश होती हो, 1 लाइन रेजोल्यूशन अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से आता है, तो कुमारी सैलजा 100% सहमत होंगी? मैंने क्या कहा है? मैंने तो ये कहा है कि हाईकमांड का हर फैसला हमने हमेशा सर माथे पर। मैं तो सच्ची, मैंने कहा मैं सच्ची सिपाही हूँ। कितनी चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें मेरी पसंद की हों या आपकी पसंद की हों। फ़र्क ये है कि मैं उसको कैसे एक्सेप्ट करती हूँ और आप उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं। तो कुमारी सैलजा जी आज इन्होंने तय किया है कि बहुत सधे हुए ढंग से बोलना है, वक्त बहुत कम है। गलत टाइम पे आ गए। गलत टाइम पर आ गए कह रही हैं, और इनको कोई ऐसी बोलकर हेडलाइन नहीं देना है। नहीं, आपने डिसाइड कर लिया है कि जो हो चुका, अब हेडलाइन नहीं देना है, आज नहीं देना है। तो मतलब मैं 4-5-6 दिन बाद, 10 दिन बाद जब सारी टिकटें बट जाए, नहीं ऐसा देखो, करते हैं। चुनाव में सबको, वरना क्या असर जाएगा? बड़ा अच्छा लगे, आज नहीं। पार्टी पर भी असर जाता है, पार्टी के प्रॉस्पेक्ट्स पर भी, हमारे जो वर्करों पर भी, और नीचे ज़मीन पर भी। तो अगर हम इर्रेस्पॉन्सिबल बातें करेंगे आज के दिन तो ठीक नहीं।
इररिस्पॉन्सिबल भी नहीं करूँगी, और जो थोड़ा फ्रैंकली करनी चाहिए, जो आप चाह रहे हैं, तो आज आपको थोड़ा मैं हताश करेंगे। हताश थोड़ा सा हो सकता है आपको निराशा हो, क्योंकि आपको चाहिए कि है नहीं, सीरियसली ये चुनाव लड़ना है, हमने जीतना है, और उसके लिए जो हो सकेगा हम सब कुछ। चाहे कुमारी शैलजा के 5-7 उम्मीदवार को ही टिकट मिल पाए तो भी, चाहे दीपक बावड़िया और जो कमेटी, इलेक्शन कमेटी में भूपेंद्र हुड्डा का दबदबा हो जाए और 90 में से 80 उनके उम्मीदवार को टिकट मिल जाए तो भी, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। अच्छा, वैसे दीपक बावड़िया भी पक्षपात शायद हुड्डा के पक्ष में ज़्यादा है, अजय माकन भी पक्ष में ज़्यादा है। ऐसा है कि उस कमेटी में कुमारी शैलजा माइनॉरिटी में है, ज़्यादा दबदबा और कब्जा भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। देखो, जो इस पोजीशन पहले में आप इस पर भी कर चुके हैं। इस पोजीशन में हैं, नहीं पहले कब का है? हाँ, एक बार आपने कहा है कि दीपक बावड़िया को लेकर कहा। माकन जी तो अभी बने हैं। नहीं, दीपक बावड़िया को लेकर कहा है आपने। अब क्या है, अब सारा कुछ, क्योंकि हम एक लेवल एक्सप्रेस में इंटरव्यू में आपने कहा एक लेवल से ऊपर जा चुके हैं। अब स्क्रीनिंग कमेटी का फैसला आप समझो कि उन्हीं का ही फैसला होगा, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी सिंगल नेम करके आगे सीईसी में भेजते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ पर ठीक से होगा। अब आते हैं कुछ चुनाव के मुद्दे पर कुमारी शैलजा जी। जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पहले कि बस आपको समाचार जाना है, मुझे टाइम का पाबंद मैं भी हूँ, 4:05 हो रहे हैं, 10 मिनट में मैं माफ़ी मांगते हुए। कोई बात नहीं, मेरी नज़र हर समय घड़ी पर है, चूँकि 4:15 बजे शैलजा जी को कहीं जाना है। तो बीजेपी अपने मुद्दे बार बार बता रही है, मैं कुछ लेके आ रहा हूँ। कांग्रेस के क्या मुद्दे हैं जिसके आधार पर आपको लगता है कि 10 साल से जो कांग्रेस 2 बार सरकार नहीं बना पाई, इस बार आप बहुमत से सरकार बना लेंगे? देखिए, 2 चीज़ होती हैं, एक है मुद्दे और एक है कि आगे के लिए हम क्या बेहतर बताएंगे। तो अभी मैनिफेस्टो हमारा निकलेगा, पर कुछ मेन बातें हैं जो लोगों का विश्वास हमारे ऊपर क्यों है। हमारे ऊपर विश्वास ये है कि एक हमारा रिकॉर्ड होता है, एक इनका रिकॉर्ड होता है। तो आपने हमारी सरकारें भी देखी हैं, हरियाणा ने केंद्र में भी, तो हम हरियाणा में, तो हमारे यहाँ जो पार्टी का एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, और ऐसी बात नहीं कहते जो जैसे इन्होंने 15 लाख की कह दी। तो इनका तो ऊपर से नीचे ऐसा बन गया है कि इलेक्शन आए तो कुछ भी कह दो। हमने जो भी कहना है, हम मैनिफेस्टो भी लाएंगे। राहुल गांधी भी जब खटाखट योजना बोल रहे थे तो वो भी लोग कह रहे थे कि कहाँ से पैसे देंगे महिलाओं को इतना खटाखट। क्यों नहीं देंगे, हमने दिया भी है, हम देंगे भी। अगर हमने कहा है तो हम करेंगे, चाहे कैसे भी करना हो हम करेंगे। और वो सारा तभी इतनी एक्सरसाइज होती है हमारे मैनिफेस्टो के लिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में देते जाऊंगा हुए। तो लंबा होगा। हाँ, लंबा मध्य प्रदेश में कर्ज माफी की योजना राहुल गांधी ने कही थी, कमलनाथ की सरकार रही, कर्जे माफी जितने हुए उससे ज़्यादा लोगों के नहीं हुए। लेकिन चलिए अभी हरियाणा पे ही, चूँकि वक्त कम। हाँ, जी, मैं बता देती हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल इसके डिटेल में जाएंगे और इसको हम लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन बहरहाल अभी जो मुद्दों की बात है, मुद्दों की बात ये है कि जो 10 साल यहाँ पर केंद्र में इनकी सरकार रही है, राज्य में रही, डबल इंजन, लेकिन हरियाणा को क्या मिला है? आप कितने प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं? क्या आपने कितने बिजली घर आपने स्थापित किया? केंद्र से आप कौन सी चीज़ लेकर आए जो आप आज के दिन कह सकें कि ये प्रोजेक्ट हमने यहाँ पर नई चीज़ कोई हरियाणा में दी है? पुराने ही हमारे लंबित पड़े हैं। सबसे बड़ी बात आज के दिन मैं आपको बता दूं, मुद्दों पर थोड़ा जल्दी में है तो, लेकिन आज के दिन युवा की आप सबसे बड़ी बात ले लीजिए, बेरोज़गारी। चाहे गरीब से गरीब के घर में जाइए आप, या मिडिल क्लास में जाइए, कहीं भी जाइए, आज युवा एकदम दिशाहीन आपको हरियाणा में नज़र आएगा। कोई वर्ग आप ऐसा देख लीजिए, आप निकलेंगे हरियाणा में और आपको पता चल जाएगा। हमारी बात का आप ये कहेंगे कि कैमरा के लिए, लोगों के लिए हम कह रहे हैं, सियासी लोग हैं, कांग्रेसी हैं, हमने क्रिटिसाइज़ करना है इसलिए हम कह रहे हैं। इस सब बात को आप रख लीजिए, मैं मान लूँगी। लेकिन जब आप ज़मीन पर उतरेंगे, गरीब के घर झोंपड़ी में आप चले जाइए, क्या उसको कितने मकान दिए आपने? ये प्रधानमंत्री योजना में आप बताइए, पंजीकरण कितनी बार किया आपने, कितने मकान मिले हैं उनको? आप गांव में जाकर देख लीजिए, शहरों में आप जाइए,
कहाँ गई वो चीज़ें, कहाँ गई वो स्कीमें, कहाँ गए वो नए नए नाम, बड़े फैंसी नाम ये रख लेते हैं। गरीब को आपने केवल 5 किलो अनाज दे के उतनी बात रख दी। कहाँ गया बैकलॉग, कहाँ गई सरकारी नौकरियों में वैकेंसियाँ। अब एकदम एंड में आकर आप धड़ाधड़ इतनी अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। आप पढ़ लीजिए, हाँ, वही मैं अखबार दिखा रहा हूँ, वही मैं आपके दिखा रहा सामने हूँ। है। जैसे आपने कहा कि कुछ नहीं किया, अब जो किया उसके बाद अब बताइए क्या नहीं हुआ। जैसे विज्ञापन 20 दिन तक 20 अखबार में हर रोज करोड़ों के विज्ञापन बीजेपी ने दिए, ठीक है। अब हमने कतरने सारे निकाली है और जब मैं फील्ड में जाऊंगा तो मैं इसको ग्राउंड रियलिटी चेक करूंगा। अब कह रहे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरी पाते हैं और कोई भाई भतीजावाद के बिना पिछले 10 साल में प्रदेश के 1,32,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां। क्या सही है गलत है? एक एक लाइन में बताते जाइए। हाँ, मैं आपको बताती हूँ। सारी परीक्षाएं इनकी, पेपर लीक, कितने लोगों को अपॉइंटमेंट मिला, कितने नौकरियां लंबित रह गई, वो सारा ब्यौरा आना चाहिए ना। और अगर इतनी खुशहाली थी, क्यों हमारे युवाओं का पलायन हो रहा है, क्यों लोग इधर उधर जा रहे हैं, क्यों अब कॉन्फ्लिक्ट जोन्स तक में जाके नौकरियां करना चाहते हैं बच्चे? क्यों? जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं वहाँ जाएंगे, यूक्रेन जाएंगे, वहाँ लड़ाइयाँ करेंगे। तो ये बच्चों का ये हाल हो गया। ये देखिए, बताइए, युवाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर अब तक कुल 1,44,000 को नौकरी। हालांकि देखिए बड़ी जल्दी में 1,32,000 से 1,44,000 हो गया। पता नहीं 4 दिन कितने दिन के अंदर ये 12,000 बढ़ गया। भगवान बचाए ऐसे इश्तिहारों से। अगर ये पैसा लग जाता लोगों के कल्याण में तो शायद इनको ये इतने बड़े इश्तिहार देने की जरूरत ही ना पड़ती। स्नातकोत्तर को 3,500 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगार युवाओं को 1,200 रुपए, स्नातक को 200 रुपए, सब कितनों को मिल। अब पूछ लीजिएगा प्लीज, मेरे कहने से मत मानिए आप। ये इश्तिहार आप लेकर जाइए, लोगों से पूछिए, शैलजा से मत पूछिए। शैलजा आज के दिन पूरे रोजगार में है, लोगों ने मुझे बनाया। आप हमारे इन युवाओं से पूछिए, इन जैसे मैं जाऊंगा, दर भटक रहे हैं, और हरियाणा के लोगों, मैं आऊंगा जिले जिले में और मैं ये चेक करूंगा। अब जैसे बैकपैक लगाए बेचारे बच्चे परीक्षाओं के लिए भाग रहे हैं इधर से उधर। अब जैसे ये कहा नॉन स्टॉप महारा हरियाणा, ये हमने कहा और हमने किया। 3,400 करोड़ की लागत से 600 परियोजनाओं का उद्घाटन, 380 का एक शिलान्यास और 220 का उद्घाटन। हाँ, शिलान्यास, उद्घाटन मतलब कंप्लीशन। हाँ, आप उन उद्घाटनों को भी देख लीजिएगा कि कितना कंप्लीशन हुआ है। ये तो राम मंदिर तक को नहीं बख्शते, आधे मंदिर का उद्घाटन कर देते हैं और राम टपकता रहता है उसके बीच में से मानसून में। छोड़ दीजिए इन बातों को, इनकी बातें सब झूठी साबित हो चुकी हैं। अब इतने स्कूल इन्होंने बनाए और बंद कितने किए? अब बंद वाला तो मुझे भी चेक करना पड़ेगा अभी, प्लीज करिए कि प्रदेश में हर 20 किलोमीटर पर सरकारी कॉलेज खुले, 241 पीएम श्री विद्यालय खुले, 1419 प्राथमिक राजकीय मॉडल तथा संस्कृति विद्यालय खुले ये सब कि नहीं खुले? अब खुले तो बहुत ज्यादा है। अगर खुल गए फिर तो कोई बच्चा बाहर होगा ही नहीं और सारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे। हाँ, सो तो अगर सबको रोजगार मिल गया तो हर घर से रोजगार टपका होगा। राज्य तो आ चुका होगा, तो लोग क्यों इनके खिलाफ हैं? क्यों इनके खिलाफ हैं? देखिए, ये चुनाव के समय के इश्तिहार हैं और बेहतर होगा कि इसको आप, जो मैंने फिर कहा, सॉरी मैं रिपीट कर रही हूँ, हाँ, ज़मीन पर इसको आप चेक कर लीजिए। शैलजा की बात पर आप कतई विश्वास मत करिए, अब ज़मीन पर कर लीजिए। अब ये कह रहे हैं कि हम फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी देने वाला इसको अनूठा राज्य बना है। आप इसको छोड़ दें। हाँ, इसको छोड़ दें, छोड़ दिया, कुछ नहीं रखा। हाँ, नतीजे आपको बता देंगे। चाहे युवा है, चाहे किसान है, किसान का क्या कह रहे हैं एंड में जाके, आखिरी महीने में कहते हैं कि हमने सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबको हमने कर दिया एग्रीकल्चरल, सबको एमएसपी दे दी। भाई कानूनी दर्जा आया क्या? उसका जवाब दो। गरीबों के आपने कोई ऋण माफ किए हैं? बता दो क्या किया है आपने गरीबों के लिए। वजीफों का क्या हुआ? जो हमारे 80 बच्चों के वजीफे थे, कितने बच्चों को दे रहे हैं? बहुत कितने बच्चों को, लेकिन कितनों को नहीं, और क्यों नहीं, और कितने दिन क्यों नहीं दिए? जवाब तो वो चाहिए ना। देखो, इश्तिहार तो वो सरकार निकालेगी, अब उनको निकालने भी पड़ेंगे, तो ये तो सारा फज करके निकालना होगा। इस चीज़ को आप भूल जाइए। अगर काम किया होता तो इनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, कॉन्फिडेंस से जाते, इनको मुख्यमंत्री बदलने की ज़रूरत नहीं होती। और अपने तीसरी बार मांगते, ये वोट मांगते और जीतते। आज के दिन ना वोट इनके पास,
भगदड़ मची हुई है भाजपा में, कोई इनके साथ नहीं है, अपने फ्लॉक को ये संभाल लें वही बहुत होगा। देखो, सिर्फ आक्रामक होने की बात नहीं है, सच्चाई ये है कि हरियाणा की जो बदहाली हो गई है पिछले 10 साल में, भाजपा पहले कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो अपने दम पे, राजनीतिक बात कह रही हूँ, कभी अपने दम पर ये हरियाणा में सरकार बना ले, नहीं था। बिल्कुल सही कहा। पहले भी लोकदल के साथ इनका टाई अप रहता था, इनका शहरों में कुछ जगह पर सीमित थे ये लोग, आगे बढ़े, झूठ की राजनीति को इन्होंने आधार बनाया। 46 या कितनी आई थी इनकी सीटें? कब? 14 में जब सरकार, 14 में उनको बीजेपी को आई 46 ही थी, 47 सॉरी, 14 में 47। हाँ सॉरी, नहीं सो तो आप चली जाएंगे 2005 में तो बीजेपी की स्थिति वहाँ 2 सीटें थी, तो आप उसको देखिए। मैं उसको ग्रोथ नहीं, ग्रोथ 2000 मैं वो उसी पे आ रही हूँ। ग्रोथ तो देखिए ना, झूठ के आधार पर हरियाणा में आकर जब आप कहते हैं कि 15 से 20 लाख रुपया आपको मिलेगा, अनाउंसमेंट हुई थी ना, और फिर कहा जाता है ये तो जुमलेबाजी थी। हर तरह की बातें की आपने, कौन सी नहीं की आपने? डिफेंस वालों को कहा, अग्निवीर वाली योजना, अग्निवीर तो अब लेके आए हो, और अग्निवीर तो सबसे बड़ा धोखा कर दिया। हरियाणा में अग्निवीर के नाम से आपको वोट नहीं मिलेंगे भाजपा को। तो ये सब बातें देखो, सियासी बात पे मैं जो बात आपको कह रही थी, अपने दम पे ये नहीं बना सकते थे, झूठ के आधार पर केंद्र में इनकी सरकार बनी। और इस बार आप देखेंगे कि जैसे पहले रहा ऐसा नहीं, केंद्र में बेशक इनकी सरकार, लेकिन हरियाणा इस बार मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, बेशक यहाँ पर केंद्र में इनकी सरकार है। चलिए, कुमारी शैलजा ने कहा हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस की सरकार, हुड्डा सरकार, नो कमेंट। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और चूंकि इनको जाना है, मैंने वादा किया था कि 4:15 बजे इन्होंने कहीं जाना था, मैंने कहा ठीक 4:15 में मैं आपको फ्री करूंगा, तो 4:15 बज रहे हैं, मैं पाबंद हूँ वक्त का। नहीं, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप पूरा आपने होमवर्क तो किया ही है, आप खुद मंजे हुए हैं, इसमें क्या लेकिन बात आपने भी तय कर लिया है कि आज होमवर्क के बाद भी मैं कुछ नहीं बोलूंगी, या मैं बहुत सधे हुए शब्दों में बोलूंगी। लेकिन कोई बात नहीं, राजनीति है और वक्त के हिसाब से, वक्त की नजाकत भी होती है, चुनाव का वक्त है, मैं समझ सकता हूँ। फिर भी करेंगे आपसे बात, ऐसी बात नहीं है। आज शैलजा जी सतर्क, सजग और सावधान है। फिलहाल इस बातचीत को यहीं ख़त्म करते हैं। चुनाव के दौरान अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में, ज़िलों में, विधानसभा क्षेत्रों में मैं जाऊंगा, वहाँ की ग्राउंड रियलिटी, लोग जो कह रहे हैं, इन विज्ञापनों की का सच क्या है, वो भी दिखाऊंगा। फिलहाल नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।